सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। कंहिं बि सूरत उन्हनि खे माफ़ न कयो वेंदो जे जनरल हेडक्वार्टर जे मथां हमिलो कयो हुयो। अफ़सोसनाक ऐं PTI जे चेयरमैन खे नामज़द कयो आहे, उनजो फ़ैसिलो थी वियो आहे ऐं मुल्क जे अंदरि IMF जा जेके शराइत आहिनि इन जो डायरेक्ट बोझ अवाम ते। टेम्परेरी रिलीफ ज़रूरु मिलियो आहे, हिकिड़ी बहितरी ज़रूरु आई आहे, पर परमानेंट हल न आहे। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रही चुकी है, इनके पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। फौजिया साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आज जिस तरह जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर JSQ के ऊपर जो हमला था, उसमें जो है ना नामजद करने का फैसला किया गया है चेयरमैन PTI को, क्या कहेंगे इसके ऊपर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का प्रोग्राम में। और दूसरा, हमने 12 दफ़ा कंडेम किया है कि JSQ पे जो हमला हुआ है, मैं ये समझती हूँ कि कोई भी शऊर इंसान जो हुब्बुल वतन पाकिस्तानी है वो इसको जो है कंडेम किए बगैर रह ही नहीं सकता। और ये जो फैसला आया है कि चेयरमैन PTI को नामजद किया गया है, मैं ये समझती हूँ कि ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि जब बड़े शय देते हैं तभी छोटे जो हैं काम करते हैं। और अगर ये कदम उठाने को जा रही थी पार्टी, तो अगर चेयरमैन जो है उसमें थोड़ा सा भी शऊर होता और थोड़ा सा भी वो पाकिस्तान के लिए उसका दिल धड़कता, तो वो उसी वक्त अपने कारकुनान को स्टॉप करता। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जिम्मेदारी बिल्कुल जो PTI के लीडरान हैं, स्पेशली चेयरमैन जो हैं PTI के, उस पर बिल्कुल लागू होती है और बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए। ठीक है। जिस तरह आज एक कानून साजी हुई है, बड़ी अहम कानून साजी हुई है, क्योंकि आप खुद MNA रही हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली रही हैं। उन्होंने कहा एक उम्मीदवार को सिर्फ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का आईनी तरमीम मंजूर की है, यानी कि 2 हलकों से अब इलेक्शन कोई भी लड़ सकेगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर डॉक्टर साहब? देखिए, ये तो हमारी पार्टी का तो एक मुतफ़िक़ा फैसला होता है और उससे हर जो भी कानून साजी होती है उससे राब्ता कमेटी बैठती है, डिस्कशन होती है और फिर जो मेजॉरिटी का जो फैसला होता है उसको जो है एक हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है कि ये अगर एक शख्स को 2 हलकों से लड़ने की मेरे ख्याल में इसमें इजाज़त दी गई है, तो मैं समझती हूँ कि ये अगर वो 2 हलकों से जीत जाता है तो उसके बाद फिर एक हलका छोड़ेगा और एक हलके पे वो काम करेगा। तो ये आपके जो वोट हैं, ये वो इलेक्शन जो है इस तरह से नहीं हो रहे होते, ये मेरे और आपके पैसों से हो रहे होते हैं जो हम टैक्स देते हैं। तो मैं ये समझती हूँ इससे ज़्यादा एक अच्छा, बहुत ही अच्छी चीज़ आ जाती कि हर शख्स को सिर्फ एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती, तो वो एक बेहतर फैसला होता। जिस तरह IMF के शराइत हैं, इसका तो डायरेक्ट बोझ अवाम पर आएगा डॉक्टर साहबा। जी बिल्कुल। देखिए, IMF की जो शराइत हैं वो बिल्कुल, और हमें उनकी शराइत को मनोअन तस्लीम करना पड़ता है, क्योंकि जो पुरानी गुज़श्ता जो एक PTI ने जो एक हमें बहरानी सूरत हाल से दो चार करके वो यहाँ से चले गए हैं, जो कि उनकी जो एक इनएक्सपीरियंस किस्म की एक उनकी टीम थी, और जिस तरह के उनके फैसले थे और जिस तरह से जो वो बीच वो के गए हैं वो आज हम काट रहे हैं। और नो डाउट बिल्कुल अवाम जो है उस पर फिर दोबारा जो ऑलरेडी जो है बेरोजगारी और महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, वो और मजीद उन पे जो है वो आएगा, बोझ पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मेरी ये राय है कि अब जो है अब हम सबको बोझ उठाना पड़ेगा। ये जो इकॉनमी हमारी डूब रही है, तो इसमें सिर्फ अवाम नहीं, और अवाम में सिर्फ गरीब तबका क्यों बोझ उठाए, अमीर तबके को भी बोझ उठाना चाहिए। और 12 दफ़ा NKM ने ये बात की है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाए, जो कि जिसका फुकदान हमें बजट में भी नजर आया है कि जब अगर डायरेक्ट टैक्सेस लगते तो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलता, क्योंकि जो गरीब और अमीर की तफरीक है ये बढ़ती जा रही है इस चीज़ से। और जो अब IMF के जो नई शराइत आए हैं, इस तफरीक में और ज़्यादा जो है वाज़ेह फ़र्क आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा।
डॉक्टर साहब, आईएमएफ का जो प्रोग्राम मिला है ये तो टेम्परेरी रिलीफ है, कोई ये नहीं है कि मैशियत बेहतर हो जाएगी हमेशा के लिए। ये तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए है। जब तक हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, बेहतरी नहीं लाएंगे, जब तक तो बेहतरी नहीं आएगी। देखिए मीर साहब, मैं हमेशा ये बात कहती रही हूँ कि अगर आपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है तो टेम्परेरी रिलीफ से कुछ नहीं होगा। आपका मुल्क जब वेंटिलेटर पे जाता है तो कोई एक शख्स आके उसको वेंटिलेटर से आउट करता है चंद दिनों के लिए। हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, उन पे काम करना होगा और इस तरह की प्लानिंग की जाए कि अगर एक गवर्नमेंट कोई एक स्ट्रैटेजी बना के जाती है और अगर वो स्ट्रैटेजी बेहतर है, मुल्क के लिए और आवाम के लिए बेहतर है, तो नई आने वाली गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये रिवाज अभी तक नहीं आया कि अगर पिछली गुज़श्ता जो गवर्नमेंट है उसकी अगर कोई अच्छे इकदाम हैं उसको भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उसको पॉलिटिक्स की नज़र कर दिया जाता है। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा ही नहीं रहा। हमें जो भी गवर्नमेंट आती है उसको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाकर उस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुल्क कभी भी बहरानी सूरत हाल से बाहर नहीं निकलेगा और हम इसी तरह से आईएमएफ के आगे घुटने टेकते रहेंगे। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डिटेल प्लान पे ज्वाइन किया है उज़्मा कामरान साहिबा, सीनियर रहनुमा है जीडीए की फंक्शनली, कि मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। थैंक यू सो मच। अब आईएमएफ का प्रोग्राम तो मिल गया है, लेकिन आईएमएफ की शराइत का पूरा बोझ तो आवाम के ऊपर आएगा। बिल्कुल इम्तियाज भाई, ऐसा है आईएमएफ का प्रोग्राम के सिलसिले में ये लोग खुश हो रहे हैं और ये लोग ये कहते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं, हमें कर्जा मिल गया है। तो आप मुझे ये बताइए, कर्जा तो मिल गया है, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी, आवाम और नहीं पिसेगी, आवाम और नहीं मरेगी? आईएमएफ का एक तरीका कार यही होता है, अगर वो किसी को कर्जा दे रहे हैं तो उस मुल्क में वो महंगाई की शरह और डबल से ट्रिपल कर देंगे। क्या इस बात पे हमें खुशियां मनानी चाहिए? मैं इस चीज से कंसिडर नहीं करती। आपको पता है आईएमएफ का चलो ठीक है प्रोग्राम लगा, ये मुश्किलात थोड़ी सी कम होगी, टेम्परेरी कम होगी, कोई परमानेंट हल तो ये नहीं है। इम्तियाज भाई, मुश्किलात तब हल होंगी तब कर्जा जो है वो मुल्क पे लगाया जाएगा, आवाम के लिए थोड़ी सहूलियात की जाएंगी। वो कर्जा अगर जेबों में बढ़ जाएगा फंड के तौर पे, तो किस बात की खुशहाली या किस बात की बहाली आएगी मुल्क में? ये बताइए ना। यहाँ फंड लेके खा जाते हैं हमारे सारे हुक्मरान, तो ये क्या कर्जा लेके मुल्क पे लगाएंगे? ये तो परेशानी के बाद और परेशानी है। चले हमारा कर्जा उतर रहा होता, अगर हम और कहीं से कर्जा ले रहे होते और मईशत बेहतर होती इस कर्जे से, तो हम कह सकते थे। और ये परमानेंट हल नहीं है, हकीकत है। ये परमानेंट हल कब होगा? जब सारे महकमे अपने अफराइज जो है वो बाखूबी अंजाम देंगे, तब जाके हम इससे बेनिफिट उठाएंगे। अब मैडम आपको खुद पता है कि इलेक्शन की तैयारी है और सब इस तैयारी में है, निगरान सेटअप भी आने वाला। जीडीए की क्या तैयारी है? जीडीए इसके लिए तैयार है क्योंकि अगस्त में ये गवर्नमेंट जा रही है, उसके बाद इलेक्शन का ऐलान होगा, आपकी तैयारी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साहब, हमारी तैयारी जो है बिल्कुल है, और जिस तरह 2018 में हमने पार्टिसिपेट किया था भरपूर तरीके से, इंशाल्लाह अब दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जीडीए इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और अल्लाह पाक आगे बेहतर ही करेगा इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, आवाम के लिए। मैडम आपको पता है कि हालात बेहतर नहीं हैं क्योंकि दो सियासी जमातें जो है, एक तो मईशत आपको पता है 1 साल से ये हुक्मरानी कर रहे हैं, दोनों इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और ये दोनों सियासी जमातें मद्दे मुकाबल होंगी। आप सिंध के अंदर थोड़ा सा आपका भी होगा क्योंकि 2018 का अगर मैंडेट देखें तो आपको मेजॉरिटी नहीं मिली और आपको बहुत ही कम मार्जिन मिला है। आप कितना पुरुमीद हैं ये दो सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने होंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये दोनों जमातें आमने सामने होंगी और इसके बीच में हम लोग भी होंगे, इंशाल्लाह हम भी हैं। देखिए, टफ टाइम देना कोई बड़ी बात नहीं है एक दूसरे को, मगर मैं ये सोचती हूँ कि जो भी सिलेक्ट होके आए, और आवाम को ये अपील है मेरी कि जिसको भी आप सिलेक्ट करें तो काइंडली ये देख लीजिएगा कि पहले उनकी एफआईआर न कटी हुई हो उनके मिनिस्टरों के ऊपर, पहले उनके वजीर जो है किसी करप्शन में, किसी करप्ट इदारों में जाके बैठ के जो है इंटरव्यू ना देते हो, या फिर उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन ना हो जो मुल्क की बेहतरी के लिए ना हो। अवाम उन लोगों को चुने,
ये दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देंगी, मगर पूरे 1 साल से मैं कहूंगी अवाम बदहाल है। अभी भी हमारे मेयर साहब आए हैं तो उन्होंने वो पॉइंट सिलेक्ट किया और वहां काम शुरू करवाया जहां से उनका या तो खुद गुजर बसर होता है, जहां से खुद गुजर हो रहा है उनका, या फिर किसी मिनिस्टर का या किसी बड़े ऑफिसर का। अरे भाई, आप उन गलियों में तो जाएं जहां गरीब आवाम पिस रही है, जहां से गरीब आवाम गुजर रही है। तो मुझे तो यही लगता है कि वही आएगा जो आवाम का पुरसाने हाल होगा, वही टफ टाइम देगा। जो जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ अफसोसनाक हुआ है, उसके ऊपर जो होगा उसको सजा दी जाएगी। पीटीआई के चेयरमैन को भी नामजद किया गया, उसका फैसला भी हो गया है, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। देखिए इम्तियाज भाई, बिल्कुल हमारे जनरल हेडक्वार्टर पे जिसने भी हमला किया उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा कीमती असासा है हमारी फौज और हमारे जनरल हेडक्वार्टर। अगर इसी पे आप हमला कर देते हैं तो आप दूसरे मुल्क को क्या मैसेज दे रहे हैं? इस चीज पे हम सख्त मजम्मत करते आए हैं और अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। फौज हमारा मुल्क का सुकून है, इसका साथ देना चाहिए, ना कि इसके खिलाफ जाना चाहिए। इस चीज से हम कतई जो है पुरमुतमईन नहीं है कि इस पे हमला हुआ और ये चीज हुई, ये नहीं होनी चाहिए। आने वाले कभी भी किसी भी वक्त में हम इस चीज को नहीं कंसिडर करेंगे, ये बहुत गलत है। और मैं आपके प्रोग्राम से ये भी कहूंगी कि जो हमारे कुरान पाक की बेरुमती की गई है रूस में, इस पे भी बहुत भरपूर एहतजाज होना चाहिए, भरपूर इसको देखना चाहिए कि ये चीजें बार बार ना हो। हम मुसलमान तकलीफ में हैं, हमारे इस्लाम के ऊपर बार बार हमला होता है, इस चीज के लिए मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ। सब मजम्मत करते हैं। जो स्वीडन के अंदर हुआ है, सारे मुसलमान के जो है जज्बात मजरूह हुए हैं। हम सभी मुसलमान जो है पाक किताब जो हमारी है कुरान मजीद शरीफ मजीद, उनके ऊपर जो जिस तरह उनको जो बेहुरमती हुई, ये मुसलमान किसी सूरत उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था, ब्रेक खत्म।